ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वहां पे हम देखेंगे कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेटल्स हमारे 3D सीरीज या 4D या 5D में है उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक मेटल, क्या वो ऑक्साइड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास की तरफ। आ जाइए, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रीजन क्या है कि आप लोग देखोगे कि शुरू में जो है ये यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, इतना क्या है, ये एस ब्लॉक मेटल है, ठीक है। उसके बाद यहां से जब यहां आ जाओगे तो ये आपके कौन सा ब्लॉक शुरू हो जाएगा, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक मेटल्स आप बोल सकते हो क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी क्या है, आपके मेटल्स हैं। उसके बाद से जैसे ही आप पी ब्लॉक में आओगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो पी ब्लॉक होता है वो सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल। इतना समझ में आ गया। यस सर। चलिए थोड़ा एनर्जी एनर्जी रखिए, बोलते रहिए, और बोलते रहोगे तो दिमाग एक्टिव रहेगा। अगर लगे कि सर थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लेते तो वो भी करेंगे, कंटिन्यू करते कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पर जो है ना मेटेलिक कैरेक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो यस ब्लॉक सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है, फिर उसके बाद से डी ब्लॉक, और उसके बाद से पी ब्लॉक में तो आपके नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक में भी हम आएंगे। तो यहाँ पे अब देखिएगा, स्पेशली हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो ये रहा आपका कौन सी सीरीज है, ये आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये आपका 5D, और ये रहा आपका 6D। ये तो सीरीज हो गई आपकी। हो क्या रहा है कि इन सीरीज में आपको डिस्कस क्या करना है, मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, मेटेलिक मेटेलिक पहला टॉपिक, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, ऑफ कोर्स मेटल होते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, दे एग्जिबिट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे पोजेस मेटेलिक लस्टर, मेटल है तो मेटेलिक लस्टर होगा, हाई डेंसिटी होगी क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छा होता है। एक बात बताइए, आप लोग जितने भी एलिमेंट्स देखे थे उनका क्या जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा था कि नहीं ज्यादा था, याद यस आया सर। कुछ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक आयरन अगर ये आयरन एटम है और उसके ब्लॉक में, तो ये एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करे रहेंगे। इनकी जो पैकिंग होगी वो बहुत अच्छी पैकिंग होने वाली है, यानी कि डेंसिटी जितना अच्छा पैकिंग उतना एटम पास पास होंगे, और पास पास होने का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है कि ये पूछ सकते हैं। मेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो आपको पता होगा। हार्डनेस और ब्रिटलनेस पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। आपने देखा भी होगा कि जो कॉपर होता है एज अ वायर यूज करते हैं क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, ठीक है, अच्छी कंडक्टिविटी होती है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। बात आती है यहाँ पे जो दो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं कि भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट और सर बॉइलिंग पॉइंट बता दो। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके, बन सकते हैं। तो चलिए, मेटेलिक कैरेक्टर जो है आप देख रहे हो कि भाई ये भी मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एस ब्लॉक भी आपका क्या शो कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। आ जाइए सर, मेटेलिक कैरेक्टर में आपको बताना है कि ये इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई सीरीज वगैरह, हाँ 2-3 ग्राफ है, बात खत्म। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आ जाए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमारे पास एक सोडियम है और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज। चलिए मैग्नीज में ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूं मैं यहाँ पर, मैग्नीज ले लेता हूँ।
सोडियम और मैग्नीज, इनमें आप देखोगे ना कि जितने भी, जैसे कि यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा कि नहीं होगा, सॉरी s1 नहीं होगा 3s1। हाँ, मैग्नीज के केस में क्या लिख सकता हूं 3d5 4s2, सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज बोलते रहिए, जितना एक्टिव बोलोगे उतना मेरे लिए फायदा, आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम है ना दोस्तों, सोडियम क्या होगा कि कहानी मेटेलिक बॉन्डिंग काम कैसे करती है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि ये रहा एक सोडियम का आपने मेटल ब्लॉक लिया, आपके समझाने के लिए है ये। इसमें क्या होगा बहुत सारे सोडियम एटम होंगे, ये भी सोडियम ये भी सोडियम, लेकिन मैं सिर्फ 2 सोडियम की स्टोरी बताता। सोडियम मेटल जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये पॉजिटिव आंसर बदल जाएगा, बहुत सारे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हुआ क्या कि अब यहाँ पे 2 Na+ आयन हो जाएंगे, एक तो Na ये और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इसी में एक Na+ हो गया। अब एक बात बताइए कि 2 सोडियम कैटायन एटम के बीच में, अब यहाँ पे देखिएगा Na+ एक, दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन को ये वाला भी Na+ पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और उसी इलेक्ट्रॉन को आप देखोगे कि दूसरा जो सोडियम है ये भी इसको क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब बताइए एक ही इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए कि ये रहा, मान लीजिए मेरा फिंगर जो है वो इलेक्ट्रॉन है और एक हाथ को मैंने तो पकड़ा ही एक फिंगर से, उसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे हाथ से पकड़ लो, तो क्या दोनों एटम एक ही चीज को पकड़ेंगे तो एक बॉन्ड की तरफ बंध गए कि नहीं बंध गए? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है और उसको दोनों हाथ को 2 लोग अलग से पकड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मेरा एक हाथ है, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, इधर से मुझे, मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो मुझे, अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और 2 लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों मुझे पकड़ेंगे तो यानी दोनों एक ऐसी चीज से बंध गए हैं, यानी एक ऐसे बॉन्ड से बंध गए कि उसको हम बोल देते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि 4s इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होते हैं, यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में तो उनमें ns इलेक्ट्रॉन होना तो कंपलसरी है, ns1 बोल दीजिए चाहे ns2 बोल दीजिए। s इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, एक मेटेलिक कैरेक्टर हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, ये मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक सोडियम, ये रहा सोडियम और ये रहा सोडियम, इसके बीच में क्या है, एक मेटेलिक बॉन्ड है और इसकी वजह से ये सोडियम बॉन्ड जो है, सोडियम मेटल बंधे होते हैं और ये मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि जितने भी सॉफ्टर मेटल्स होते हैं, जिंक या सोडियम, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक, इतना क्लियर हुआ मेटेलिक बॉन्ड के बारे में? सॉफ्ट होता है 8. हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए। आप लोग देखोगे ना दोस्तों कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप लोग देखोगे यस ब्लॉक में, और ये रहे आपके डी ब्लॉक के मेटल्स, डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि भाई n-1d, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 से 10 हो सकता है, और ns2, यानी कि ns2 हो चाहे ns1 हो। अब एक बात बताइए, ns में इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि इसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग तो होगी, क्योंकि ये ns से इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। कैसा होता है, लूजली बाउंड। जैसे कि यहाँ पे 3s वाला ये इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो जब ज्यादा दूर होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम होगा और वो आसानी से निकल जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे मैग्नीज है, इन्होंने क्या करा कि भाई एक मैग्नीज है और यहाँ पर एक और मैग्नीज ले लिया, तो ये हो गया 3d5 4s2। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, कलर चेंज करता हूं, कलर कलर कर, ये रहा
4s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 4s इलेक्ट्रॉन वाला है। तो यानी कि 4s इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नीज मैग्नीज ये रहा मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में एक मेटेलिक बॉन्ड काम करेगा। कैसा काम करेगा? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है कि भैया बीच में एक इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों ने मैग्नीज दोनों को होल्ड करा है और ऊपर से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का, तो ये इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से होल्ड करेंगे। बताइए, इसका भी जेड इफेक्टिव और इसका भी जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। तो हाई होने का मतलब क्या हुआ? हाई का मतलब ऊपर से डिनोट कर देता हूँ, ऊपर वाले एरो से, तो इस इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से होल्ड करेंगे, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज, अब एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये रहा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, 4s इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग तो हो रही थी दोस्तों, लेकिन एक और फेनोमेना आ जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहानी है, कोरिलेट करिएगा, समझाने की कोशिश करो। कॉर्नर पे आ जाइए इधर, मेरे पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक और हाइड्रोजन है, उसके पास एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है कॉर्नर पे? यस सर। yes दोनों sir, के पास दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले हाइड्रोजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयर किया, और जब शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है। कोवैलेंट बॉन्ड बना और ये कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग 4s इलेक्ट्रॉन या 5s या 6s, क्योंकि पीरियड बढ़ेगा तो 4s 5s 6s होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होगा s में है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि वो लूजली बाउंड होता है, सबसे दूर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कॉमन फैक्टर दोस्तों दिखाई दे रहा है। वो कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों मेटल्स में आप एक चीज देखोगे, ये 3d5 है और यहाँ पर भी मैग्नीज एक और मेटल है 3d5 है। इन दोनों के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? unpaired electron, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि साथ में ये मेटेलिक बॉन्डिंग 4s की वजह से शो कर रहे हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नीज जो है ना, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस वाले मैग्नीज के पास एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या कर देते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और क्या बना देते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो अब बताइए कि यहाँ पर जो है मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में एक ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? सर जब ये बॉन्ड बनेंगे तो दोनों पूरी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ बाइंड होंगी, 5 के 5 हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, ऑर्बिटल्स जो है शेयर होंगे। मैंने डिटेल में नहीं दिखाया, पर अभी इतना समझ लीजिए कि ये दोनों मेटल्स जो है मैग्नीज के, दोनों डी ऑर्बिटल्स में होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला है, ठीक है, और इसका ये वाला है, तो दोनों एक साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ गया? उसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? तो ये देखिए, ये रहा आपका डी, ये रहा आपका डी, और दूसरे मैग्नीज का एक डी, दूसरे का ही, तो ये इसके साथ ओवरलैप, कलर चेंज करता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ओवरलैपिंग क्या होगी कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ, और नहीं मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला देखिए, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, और एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये डी इलेक्ट्रॉन, डी एम्प्टी या हाफ फिल डी इलेक्ट्रॉन की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे जो 4s इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से एक मेटेलिक बॉन्डिंग तो बन ही रही होगी। ये कौन सी? मान लीजिए ये वाला जो है मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ दोस्तों? yes sir,
4s जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से, क्योंकि वो इजीली लूज हो जाता है, तो उसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग शो करेगा। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो डी हाफ फिल डी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी मेटल मेटल के बीच में बनेगी। लेकिन अगर मैं एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग के सिवाय कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां पे। समझ में आ रही बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं। मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का, आप लोग सुनिए दोस्तों, यहां पर कॉर्नर पे लिखता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हाँ क्या ऊपर स्पेस मिल सकता है हमें, मैं यहाँ करता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को देखिएगा कि डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन यस ब्लॉक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट जो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का ना इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक। ऐसा क्यों है वो एक्सप्लेन करता हूं, अगली स्लाइड में आ जाइए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कि मैंने एक स्टोरी बताई थी कि ये रहा आपका Na, ये रहा Na, इसके बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, वो भी मेटेलिक बॉन्ड है। और यहाँ पे आप लोगों के सामने बताया था कि एक मैग्नीज है, एक और मैग्नीज है, इसके बीच में एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बताइए, कोवेलेंट। और एक क्या है, ये मेटल बॉन्ड है। अब देखिए कि सोडियम में अगर मेल्ट करना होगा तो आपको कौन से बॉन्ड ब्रेक करने हैं, सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड। और अगर मैग्नीज को ब्रेक करना है तो इसको मेल्ट कराना है तो एटम के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ आपको एक और बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। एक बात बताइए, किसमें ज्यादा एनर्जी या किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बताओ यार, नहीं समझ में आया कि दोबारा बताओ। मैग्नीज को। ऑफ कोर्स मैग्नीज को, क्योंकि मैग्नीज के केस में आपको क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ रही है, दो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा है, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि हीट ज्यादा हो जाएगी उस केस में। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का ज्यादा होगा कंपेयर टू यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब आप लोगों को एक चीज कहना है, यहाँ पे सुन लीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हमने पूरा समझ लिया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यस स्कैंडियम के केस में अगर मैं बोलूं, तो अगर पूरे केस में बोलूं तो NS2, 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 क्रोमियम में NS1 होता है लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। NS2 सभी के सभी में क्या NS2 होगा कि नहीं होगा, आउटर मोस्ट सेल में NS यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सिर्फ कॉपर को छोड़ करके, कॉपर और क्रोमियम को। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो, यस सर। यस सर। यस सर। बोलते रहिए आप लोग प्लीज। कि भैया स्कैंडियम में देखोगे तो 3D1 4s2, टाइटेनियम में 4s2 4s2 4s2, तो जब में सब में 4s2 है तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, समझ में आ रही बात, 4s2 में, यानी कि आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा था कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो NS2 इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो इनमें क्या होगा कि स्कैंडियम टाइटेनियम सब में NS2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो सेम होगी, लेकिन मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्डिंग याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग is directly proportional to the number of unpaired electrons. नोट कर लीजिए, number of unpaired electrons। ठीक है,
अब देखिए जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग उतना ही अच्छे से होगा, यानी कि दो मैग्नीज मैग्नीज अच्छे से होल्ड करेंगे। यहाँ पे मैग्नीज के केस में एक्सेप्शन है, उसको नोट करेंगे हम लोग। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 3d1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेनेडियम में कितना हो जाएंगे 3d3 थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम में आ जाइए 3d5 फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 3d5, यहाँ से क्या हो जाएगा 3d6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि एक पेयर हो जाएगा, समझाऊंगा। कोबाल्ट के केस में क्या होगा दोस्तों 3d7, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी 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 3d10। सही लिखा है कि नहीं लिखा बताइए आप लोग। यस सर। बाकी सभी लोग सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. इस बोलते रहो, एनर्जी कम लग रही है, क्या हुआ, ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा थक गए हो क्या? कोई बात नहीं, समझ में आ तो रहा है ना, एक बार बोल दो कि यस सर समझ में आ रहा है यहाँ तक जो भी बताया। Yes, sir. ताकि मुझे तो एटलीस्ट आप लोग थके हो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पता तो रहे कि भाई हाँ। चलो आ जाए, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब आ जाइए ये यहाँ पे सीन क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ डी और डी ब्लॉक का, 1 2 3 4 एंड 5। पहले कहां से चलना शुरू करते हैं, स्कैंडियम पे चलते हैं हम लोग। कहां चलते हैं, स्कैंडियम पे। 3d1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब दोस्तों कि ये रहा स्कैंडियम और ये स्कैंडियम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कंपेयर टू टाइटेनियम। टाइटेनियम में आ जाइए 3d2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 2। तो अब यहाँ पे जो अब टाइटेनियम और टाइटेनियम के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कंपेयर टू स्कैंडियम। अब वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताइए, यहाँ पर वेनेडियम और वेनेडियम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कंपेयर टू स्कैंडियम और टाइटेनियम। ठीक है, अब आ जाइए वेनेडियम के बाद क्रोमियम में आ जाइए, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये रहा क्रोमियम और ये रहा क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम क्रोमियम के बीच में जो है ना मेटेलिक बॉन्ड जो है वो, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आप मैग्नीज में आ जाइए, तो मैग्नीज में भी क्या हो जाएगा आपका, इसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से मैग्नीज मैग्नीज के बीच में जो मेटल का जो बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको रहने दीजिए। अब एक बात बताइए कि आयरन में आ जाओगे तो 3d6 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, छठा हमने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया। एक बात बताइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो अब एक बात बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए, तो क्या यहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, सॉरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, वो क्या थोड़ी वीक होगी कि नहीं होगी आयरन में? यस सर। Yes, sir. क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम एक्चुअली एक्सेप्शन है दोस्तों, सॉरी मैग्नीज एक्सेप्शन है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, लेकिन स्ट्रॉन्गर जो होगा वो आयरन का अब नहीं होगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर 3d7 में 7 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती जाएगी। फिर निकिल में कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग थोड़ी और वीक हो गई। फिर 3d10 में आ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया यहाँ पे 0 है, यानी कि ये इसमें कोई बॉन्ड नहीं, कॉपर में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है और जिंक में भी कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, तो 0 0। अब ध्यान से सुनते रहिए कि अब एक बात बताइए कि स्कैंडियम से आप टहलते टहलते स्कैंडियम से टाइटेनियम जाओगे तो इनके बीच का जो फोर्स होगा स्ट्रांग होगा। टाइटेनियम से वेनेडियम जाओगे स्ट्रांग होगा, वेनेडियम से क्रोमियम जाओगे तो और स्ट्रांग होगा फोर्स, यानी कि अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको मेल्ट कराने के लिए, क्योंकि क्रोमियम क्रोमियम का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, 4 4 बार कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है।
चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। मैग्नीज, क्रोमियम के बाद मैग्नीज आओगे तो एक्सेप्शनली हमें बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीज में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब 5 तरह से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद आयरन आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, घटने लगेगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बार ही कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। आयरन के बाद आ जाइए कोवेलेंट कोबाल्ट में, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होगी। निकिल में और कम होगी, और कॉपर में जैसे आओगे तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है ही नहीं, ना जिंक में है। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक जाओगे तो ये बॉन्ड जो मेटल होंगे ना वो और हार्डर होते जाएंगे। इवन जब आप आयरन आओगे तो वो भी थोड़ा स्ट्रांग होगा, कोबाल्ट थोड़ा स्ट्रांग, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। कॉपर और जिंक को तो आप किससे, नाइफ से कट कर सकते हो। किससे कट कर सकते हो आप लोग, नाइफ से। ये इतना सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इसलिए होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि D10 है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जिंक और जिंक के बीच में सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, सॉफ्ट मेटल होता है। कॉपर में D0, ये भी सॉफ्ट होता है लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। निकिल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा बहुत बॉन्ड होगा, कोबाल्ट में भी बॉन्ड होगा। अब एक बात बताइए, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज तक जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इन मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं ज्यादा देनी पड़ेगी? Yes, sir. बताइए आप लोग। रिपीट कर दो एक बार, क्या कहा आपने? ये बोल रहा हूँ, देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक जाओगे तो इनके बीच में स्कैंडियम स्कैंडियम, टाइटेनियम टाइटेनियम, वेनेडियम वेनेडियम, क्रोमियम क्रोमियम, इनके बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो जब फोर्स बढ़ेगा तो उस फोर्स को ब्रेक करोगे तभी मेल्ट होगा, यानी टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ेगा। तो बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा मैग्नीज तक? यस सर। Yes, sir. बढ़ेगा। और मैग्नीज के बाद फिर वापस जैसे ही नीचे जाऊंगा पीरियोडिक टेबल में जिंक तक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्गनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो वही कह रहा हूं कि भैया अगर आपसे दोस्तों कोई पूछे कि सर मुझे मेल्टिंग पॉइंट बता दो, यहाँ पर देखिएगा कि भैया स्कैंडियम भी है, टाइटेनियम भी है, वेनेडियम भी है, क्रोमियम भी है। तो आपसे कोई पूछे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्रोमियम, वेनेडियम, फिर ये आपका टाइटेनियम। समझ में आ गया? यस सर। जो पैटर्न मेल्टिंग पॉइंट का होगा वही पैटर्न बॉइलिंग पॉइंट का भी। समझ गए आप लोग? एक बात बताइए और ध्यान से सुनिएगा आप। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो पैटर्न मैंने 3D सीरीज के लिए डिस्कस किया था उसी पैटर्न को 4D और 5D के लिए भी लगा दो। समझ गए आप लोग? क्या जो यस सर। पैटर्न मैंने 3D में बोला था कि भैया आप ध्यान से सुनिए कि हमने क्या किया, एटीरियम से टहलते टहलते जिरकोनियम, जिरकोनियम से नोबियम, नोबियम से मोल्बिडिनम। तो जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होगा चाहे बॉइलिंग पॉइंट, एटीरियम का ज्यादा होगा, जिरकोनियम का, एटीरियम का मतलब सॉरी, एटीरियम और जिरकोनियम में जिरकोनियम का ज्यादा होगा, जिरकोनियम से ज्यादा नोबियम का, नोबियम से ज्यादा मोल्बिडिनम का। और जो एक्सेप्शन में आ रहा है ना दोस्तों, एक आ रहा है आपका मैग्नीज, एक्सेप्शन में कौन सा है, मैग्नीज। कौन सा है, मैग्नीज। और दूसरा क्या है, टेक्नीशियम। ये जो दोनों आपस में दिख रहे हैं ना 5वें नंबर पे, ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, इनका आप बोलोगे ना, आपको तो कायदे से बोलना चाहिए कि टेक्नीशियम में और मैग्नीज में D5 है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 बार कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, लेकिन इनका एक्सेप्शनली बहुत कम होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या करोगे भैया, एक्सेप्शन में मानोगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का कम होता है। फिर एक बात बताइए कि टेक्नीशियम, मोल्बिडिनम के बाद टहलते टहलते कहाँ हो गए, रुथेनियम पर। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट रुथेनियम का थोड़ा सा घटता जाएगा, फिर रोनियम का, फिर पैलेडियम का, ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। तो अब ये ट्रेंड कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यस सर।
चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा आपका लैंथेनम। इस वाली सीरीज में आ जाइए तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टंगस्टन में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है। आपको पता है कि भाई हैम्फनियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टेंटेलम का फिर टंगस्टन का, फिर रेनियम, फिर ऑस्मियम, इरिडियम, और ये इधर आते आते आपका क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। पहले बढ़ेगा पहले एलिमेंट से पांचवें तक, पांचवें के बाद से फिर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगेंगे। उम्मीद करता हूं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन No, sir. नो सर। ठीक है सबको। प्लीज यार पूछ लेना, नहीं तो इसमें नुकसान Yes. आप लोगों का है। मैं भगवान नहीं हूं कि मैं पता चल जाए कि नहीं, अरे सर आपको समझ में आ गया, आपको आ गया, आपको आ गया और आपको नहीं है। ठीक है, ट्रेंड पता चल गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का दोनों का सेम होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे, कंपेयर करा दे कि यस ब्लॉक एलिमेंट दे दे और यहाँ पे पी ब्लॉक सॉरी डी ब्लॉक दे दे, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, यस और पी ब्लॉक में? सॉरी यस और डी ब्लॉक में? सर क्वेश्चन डी ब्लॉक D में सर। block वालों का B block. मान लीजिए कि ये रहा आपका कैल्शियम दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने सोडियम दिया हुआ है, और फिर मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंने आयरन रख दिया। मैं इनसे बोलता हूँ भाई कैल्शियम में चाहे सोडियम में चाहे आयरन में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयरन का। ऑफकोर्स आयरन का, क्योंकि आयरन वाले केस में कोवेलेंट बॉन्डिंग प्लस मेटल का मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे दोनों के केस में सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग। यही कहना है और कुछ नहीं। चलिए अब आ जाइए, कुछ ग्राफिकल अप्रोच देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये रहा आपका स्कैंडियम वाला, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पीरियड वाला जो है वो ब्लैक का है, स्ट्रिप है। फिफ्थ पीरियड जो है वो आपका क्या है, रेड वाला है। और जो सिक्स्थ पीरियड है लैंथेनम वाला, वो सिक्स्थ पीरियड ब्लू कलर का है। इसको ब्लू ही बोलते हैं ना, ऑफकोर्स ब्लू ही बोलते हो। Yes. स्कैंडियम फोर्थ पीरियड में आ जाइए ब्लैक में। ये देखिए, ये स्कैंडियम से, अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, ट्वेल्थ ग्रुप, ठीक है ना, सारे हमारे डी वाले ही है। अब बताइए, फर्स्ट ग्रुप स्कैंडियम का है। स्कैंडियम से आप टाइटेनियम जाओगे, ये कहाँ देख रहे हो आप लोग, 1510 ये डिग्री सेल्सियस या फिर कुछ डिग्री सेल्सियस पे स्कैंडियम मेल्ट हो रहा है। स्कैंडियम से मैं टाइटेनियम गया फोर्थ ग्रुप में, ये रहा आपका टाइटेनियम, देख रहे हो ना आप। टाइटेनियम में जैसे मैं देखा कि ऊपर थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका बढ़ गया, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि फिफ्थ ग्रुप में आए, वेनेडियम के पास आए, तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आप देख रहे हो बढ़ गया है। फिर क्रोमियम में थोड़ा बहुत उतना बढ़ाव नहीं हुआ है, लेकिन कांस्टेंट ही रहा। और मैग्नीज का आप देख रहे हो एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है कि नहीं घट रहा? यस सर। यहाँ पर टेक्नीशियम का भी उसके साथ में ही घट रहा है, तो ये एक्सेप्शन है, लिख लीजिएगा कि टेक्नीशियम और मैग्नीज का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट भैया वो एक्सेप्शन है, इनसे कम होता है। ठीक, फिर उसके बाद से आप देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम कहाँ पहुंच गए, D5 ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जैसे आयरन में जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट वापस क्या हो गया, 1500 से कम हो गया, घटने लगा। कोबाल्ट का और घट गया, निकिल का, फिर उसके बाद से कॉपर वगैरह आएगा, फिर जिंक का तो और सबसे कम हो गया है। ये तो 500 से भी कम डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ही नहीं। चलिए इतना क्लियर हुआ, तो अब आ जाइए अगली वाली सीरीज में 3D के बाद 4D वाली जो है, सॉरी 5D वाला, हाँ 4D वाला रेड कलर से मेंशन है। यहाँ पे देखिए इटेरियम के बाद जिरकोनियम, डायरेक्टली आप देख रहे हो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सर Yes, sir. कलर कौन सा है, कलर कौन सा, ग्रीन कलर। हाँ ये आप देखो इटेरियम, जिरकोनियम में आप आए तो मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत बढ़ गया। मोल्बिडिनम सॉरी जिरकोनियम के बाद नियोबियम पे आए तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ गए हैं। और साथ साथ में आप लोग एक चीज और नोटिस करोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वो और कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ना ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। फिर मोल्बिडिनम में आ जाइए तो यहाँ पे भी देखेंगे कि बढ़ गया है। और मोल्बिडिनम से जैसे टेक्नीशियम पे आओगे तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करेगा कि भैया ये घट गया है। तो ये दो एक्सेप्शन वाले, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर रुथेनियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट घट के कैडमियम तक आ जाएगा।
फिर आप देखोगे कि लेंथेनम में भी आपका कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो फिर ये ऐसे मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन का ही है। एक मिनट, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है मेरा यार, कितनी बार। सॉरी यार, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को कि भैया सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का है, क्योंकि ये D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम। ऑब्वियसली इनका ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4f की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप देखोगे कि सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। तो बस ऐसे ही मान लीजिएगा। अब आ जाइए, आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझा देता हूं दोस्तों, कि यहाँ पर अगर आप लोगों से पीरियड में, तो आपको पता चल गया ना कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। सिमिलर है। अब मान लीजिए कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर मुझे कैलकुलेट कराना हो, बताना हो आप लोगों को, तो कैसे बताऊंगा मैं? ग्रुप में आ जाइए। यहाँ पे देखिए आप लोग, मेटेलिक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, सॉरी क्या बात कर रहे थे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, अच्छा स्कैंडियम, टाइटेनियम, एटेरियम जो यहाँ लेंथेनम है, ठीक है, इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो स्कैंडियम से ज्यादा एटेरियम का, एटेरियम से ज्यादा लेंथेनम का, फिर सीरियम, टाइटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम, फिर हैफनियम, फिर रेफेनियम, जो भी हो। इस वाले सीरीज को आपको भूल जाइए, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आसपास होते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं पर वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब बताइए वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलन, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो भाई वेनेडियम से ज्यादा नियोबियम का, नियोबियम से ज्यादा टेंटेलन का, क्रोमियम से ज्यादा मोल्बिडिनम, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा टंगस्टन। मैग्नीज, टेक्नीशियम में आपको पता ही है पैटर्न वही होने वाला है। समझ गए आप लोग? यस सर। तो अगर कोई ग्रुप में आप लोगों से कंपेयर करा दे तो आपको ऐसे ही करना है। निकिल, पैलेडियम, ऑब्वियसली निकिल से ज्यादा पैलेडियम, पैलेडियम से ज्यादा प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में आपका यही पैटर्न मिलने वाला है। इसमें थोड़ा सा डाउट था, हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें भी वही होगा। क्या था? हाँ, मरकरी का यहाँ पे उल्टा था थोड़ा। यहाँ पर जिंक वाले केस में उल्टा था, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इस पे आप लोग फोकस करिएगा दोस्तों। देखिए जिंक का ज्यादा है, फिर कैडमियम का, एंड देन मरकरी का। देखिए जिंक का ज्यादा है, फिर कैडमियम एंड देन मरकरी, क्योंकि मरकरी ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो इतना क्लियर हो गया? सर एक बार रिपीट कर देना। आखिरी वाला जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला। चलिए आगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तब तो आपको पता ही है कि भाई जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पहले घटेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक घटेगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे ना भाई, टी टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा? स्कैंडियम से एटीरियम, ये देखिए ये रहा आपका स्कैंडियम, और स्कैंडियम से कहाँ जा रहे हो आप? एटेरियम पर। नीचे जाओगे आप स्कैंडियम से एटीरियम, एटीरियम से लेंथेनम, तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आपसे क्या बोल दे, आपको क्या दे दे कि टाइटेनियम दे दिया हुआ है, फिर जिरकोनियम दिया हुआ है, और फिर हैफनियम दिया हुआ है, और आपसे पूछते हैं कि भैया इसमें मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा हैफनियम, फिर जिरकोनियम, और उसके बाद टाइटेनियम। समझ में आया?
यस सर। अगर आपको क्रोमियम, मोल्बिडिनम और टंगस्टन दे दे और पूछे कि भैया मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो जो सबसे नीचे है उसका सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा ऊपर है उससे कम, फिर क्रोमियम का उससे कम। क्लियर? यस सर। ठीक है। अगर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड दे दे तो जो सबसे नीचे कौन है? 5D वाले सीरीज का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद से Ag एंड देन Cu। चलिए, ठीक है, यस आगे सर। बढ़े अब हम लोग। ठीक है दोस्तों, मेटेलिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो कंफर्म हो गया। अब कोई टॉपिक है? सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और मोस्टली। हाँ, आ जाइए। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, ज्यादा रिएक्शंस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू है। होता क्या है कि पहले तो जनरल रिएक्शन लिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा रिस्की है, चलिए आ जाइए। हाँ, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। कहानी ये है दोस्तों कि अगर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्साइड है क्रोमियम का, दूसरा ऑक्साइड है क्रोमियम का, तीसरा ऑक्साइड है क्रोमियम का, और एक चौथा ऑक्साइड भी है क्रोमियम का। दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। फोकस करिए यहाँ पर। आप लोगों को सिर्फ दो तीन चीजें जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान देना है। क्या सुनना है आप लोगों को? भाई ये जो ऑक्साइड्स है ना, वो क्रोमियम के ही ऑक्साइड्स है, और आपको भी पता है कि क्रोमियम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है। अब यहाँ पे CrO जो है, क्रोमियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे क्रोमियम का तो +2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका X मान लीजिए तो ऑक्सीजन का -2 होता है, =0। यहाँ पर क्रोमियम का अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे कि भैया 2x, क्योंकि एक क्रोमियम के लिए x, तो दो क्रोमियम है तो 2x, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 है, ×3 = 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स पे 0 है। और जब आप निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3। यहाँ पर +4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? +6 आएगा। डन? समझ में आ गया? यस सर। सिमिलरली यहां पर आ जाएंगे, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज की बात करेंगे तो ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज यहाँ पर +3 में है, यहाँ पर +4 में है, यहाँ पर +3 सॉरी +6, और यहाँ पर +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे आप देखोगे कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, क्या करूं? कैटेगराइज करने की कोशिश करूं कि दोस्तों मेरा जो +2 से +3 +4 +6 तक जा रहा है, मैग्नीज भी +2 से +3 +4 +6 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो क्या मैं +2 को, मैग्नीज के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। यस सर। लोअर ऑक्सीडेशन, क्या मैं इस वाले को भी मैं वही बोल सकता हूं? तो इसको घुमा के वहीं कर देता हूं, समझ जाइएगा आप लोग। क्या ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट? चलिए आ जाइए। अब मैं यहाँ पे बोलूं कि भैया ये 2 से कहाँ गया? 3 पे जंप करके गया, 3 से जंप करके 4 पे गया, 4 से जंप करके 5 पे 6 पे गया। यहाँ पर भी देखोगे +2 से +3 +3 से +4 +4 से +6 एंड +6 से +7 पे जंप करके जा रहा है। जाने दो भाई, जा रहा है तो। लेकिन क्या मैं सबसे ज्यादा वाला जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर।
तो यहाँ पर मैग्नीज के केस में +7 को भी आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात तो यहाँ तक हो गई, हायर लोअर समझ में आ गया सर। क्या बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मैं मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? यस सर। जैसे कि +3 हो गया, चाहे +4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया +3 और +4, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे इधर वाले को? +4 को मान लीजिए हम बोल देंगे इसको मॉडरेट, मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, रीजन क्या? सुनते रहिएगा। यहाँ पे पहला रूल क्या बोलता है? रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर सेकंड, जो भी रूल है यहाँ पे है, मैंने लिख रखा है। द ऑक्साइड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक इन नेचर। क्या ये जितने भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे, जैसे CrO4 सॉरी CrO जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर CrO3 का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये बेसिक जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ बेसिक नेचर। और जो बीच वाला होगा, सेकेंड रूल क्या बोलता है यहाँ पर? द ऑक्साइड्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पे CrO2 जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? एम्फोटेरिक। या Cr2O3 भी एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आगे आ जाइए, द ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर इन एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे CrO3 जो है वो कैसा बिहेव करेगा? एसिडिक इन नेचर बिहेव करेगा। इतना लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो अगर आप लोगों से यहाँ पर भी आप देखोगे कि MnO जो है या MnO2 जो है Mn2O3, ये आपका बेसिक इन नेचर होगा। और मान लीजिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एम्फोटेरिक, और उसके बाद +6 और +7 वाले क्या करेंगे? ये एसिडिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे जितने भी एटम्स दिए हुए ना, इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैं कैटेगराइज करके बोलूं, आपके पूरे डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट के ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स में आप देखोगे कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ये सारे के सारे बेसिक होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये जितना है, ये वाला जो बीच वाला है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ना वो +3 शो करेगा, यानी कि ये कैसा होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, क्या है एम्फोटेरिक का मतलब? कि भैया वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, और मौका मिला तो बेस की तरह भी काम कर सकता है। समझ में आया? एम्फोटेरिक का मतलब कि वो एसिड की तरह भी कहीं काम कर सकता है, कहीं मौका मिला तो बेस की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आप आओगे तो ये भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, इसको भी एम्फोटेरिक वाले में। लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इधर जो है, ये सारे के सारे कैसे काम करेंगे दोस्तों? एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गया? यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे भाई। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो हमारे पास टाइम कितना हुआ? 8:18 हो गया है। एक काम करो आप लोग, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल DNF ब्लॉक खत्म हो जाएगा, तो कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हड़बड़ी ना करें।